फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट राइटर जिनका नाम है कैथ वॉकर। इनके बारे में 20 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम आज करेंगे। ये इनका जो नाम है, पेन नेम जो है, इनका नाम है ओदिगो नोनुकू। और इनका जो बर्थ नेम था वो था कैथ वॉकर। ये बेसिकली एक अबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, आर्टिस्ट थी, एजुकेटर थी। और इन्होंने जो आदिवासी थे उनके अधिकारों के लिए इन्होंने कैंपेन चलाया था। इन्होंने लड़ाई लड़ी थी काफी सारी उनके अधिकारों के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यूजीसी नेट लास्ट फ्यू ईयर से जो है, जब भी एग्जाम हो रहा है तो उसमें ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। और इसी सीरीज में मैंने जो है कई वीडियोस पहले भी बना चुकी हूँ। उसी सीरीज में मैंने ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर से रिलेटेड अभी रिसेंट में बनाया है डेविड उनैपोन, जो कि फर्स्ट अबोरिजिनल राइटर थे। उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट जो वर्क्स है जिनकी समरी यूजीसी नेट पूछ रहा है, जैसे दैट डेड मैन डांस। उसके साथ साथ जो था फॉलो दी रैबिट प्रूफ फेंस। इस वर्क के ऊपर यूजीसी नेट ने स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे, यानी 5 पॉइंट्स इसकी स्टोरी के ऊपर पूछे थे, समरी से रिलेटेड। और उसमें पूछा था कि कौन सा एक पॉइंट इसमें नहीं है इस वर्क से रिलेटेड। तो और उसके साथ साथ इसकी राइटर हैं जो फेमस अबोरिजिनल राइटर हैं, डोरिस प्लिंगटन, उनसे भी रिलेटेड वीडियो बना रखा है, शेली मॉर्गन से भी बना रखा है। तो वो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। मैं उनको सीरीज में या पार्ट में डाल दूंगी, जिससे आपको उनको सर्च करने में इजी रहेगा। तो अब कैथ वॉकर के बारे में बात करते हैं। इनका बर्थ नेम था, शी वाज बोर्न एज कैथ वॉकर। 3 नवंबर 1920 के अंदर ये बोर्न हुई थी ऑन नॉर्थ स्ट्रैडब्रोक आइलैंड में, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में ये बोर्न हुई थी। और इनकी डेथ हुई थी 16 सितंबर 1993 के अंदर। इनका नाम जब ये बोर्न हुई थी कैथलीन जीन मैरी रास्का था बाय बर्थ। और ये डॉटर थी लूसी और एडवर्ड रास्का की, यानी इनकी मदर का नाम लूसी था, इनके फादर का नाम एडवर्ड था। अगर इनके ट्रेडिशनल नाम की बात की जाए, जो उन्होंने बाद में नाम चेंज किया अपना, इन्होंने बाद में अपना नाम जो था ओदिगो नोनुकू बना लिया। और ये नाम जो था ये इनका दिखाता था कि इनका नेचर के साथ और अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने लोगों के साथ कैसा कनेक्शन है। इसीलिए उन्होंने बाद में नाम चेंज किया था। अगर ओदिगो की नाम का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है एक पेपर बार्क ट्री होता है, यानी ट्री का जो जो जिससे जो बार्क होता है पेपर टाइप का, वो होता है। उसके बाद नोनुकू जो है, जो एक ट्राइब थी, कम्युनिटी थी वहां की अबोरिजिनल की, उनका नाम है। तो इसका मतलब हुआ पेपर बार्क ट्री ऑफ द नोनुकू पीपल। ये दिखाता है कि वो अपने नाम के अंदर दोनों स्पिरिट रखना चाहती है, नेचर को भी दिखाना चाहती है और जो उनका अबोरिजिनल, जो उनका आदिवासी, जो मूल निवासी, जो उनकी हेरिटेज है, विरासत है, वो भी दिखाना चाहती है। उनकी अबोरिजिनल जो है आइडेंटिटी की बात की जाए तो वो बिलोंग करती थी नोनुकू, तभी उन्होंने नाम अपना लगाया है। और ये जो है एक पार्ट था, जो नोनुकू पीपल थे, ये एक हिस्सा था क्वेंट मोका नेशन का। अगर उनकी अर्ली एजुकेशन की बात की जाए तो उन्होंने 13 साल की एज में ही जो है अपना स्कूल छोड़ दिया था। और वो, क्योंकि जो ओरिजिनल चिल्ड्रन थे, आदिवासी चिल्ड्रन थे, उनके पास जो है अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी। उसके बाद अगर वर्ल्ड वार सेकंड की बात की जाए तो उन्होंने वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर भी अपनी सर्विसेज दी थी, काम किया था। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन वीमेंस आर्मी सर्विस की थी वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर। ये सबसे पहली अबोरिजिनल वीमन थी जिन्होंने एक बुक ऑफ पोइट्री पब्लिश की थी। इससे पहले फर्स्ट, अगर मैन की बात की जाए, फर्स्ट अबोरिजिनल मैन की बात की जाए जिन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया था, तो वो डेविड उनेपोन था, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया है। वही फेमस राइटर थे और वो फर्स्ट अबोरिजिनल मैन थे जिन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया था इंग्लिश में। और ये फर्स्ट वीमेन थी जिन्होंने जो है अपना वर्क पब्लिश किया था, एक बुक ऑफ पोइट्री पब्लिश की थी। और उनका पोइट्री कलेक्शन का नाम था वी आर गोइंग। और ये इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे 1964 के अंदर। और इनकी स्टार्टिंग लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट कई बार स्टार्टिंग लाइन भी पूछ लेता है कि किस वर्क की है, किस राइटर की है। द स्क्रब्स आर गॉन, द हंटिंग एंड द लाफ्टर, द ईगल इज गॉन, द एमू एंड द कैंगारू आर गॉन फ्रॉम दिस प्लेस, द बोरा रिंग इज गॉन, द कोरोबोरी इज गॉन एंड वी आर गोइंग। इन लाइनों का मतलब है कि जो झाड़ झंझाड़ होते हैं वो खत्म हो चुके हैं, चले गए हैं।
जो पहले शिकार होता था, जो खुशी होती थी, वो सारा खत्म हो चुकी है। ईगल चले गए हैं, एमू शत्रुमुर्ग जो है वो भी चला गया है और कंगारू भी इस जगह को छोड़ के चला गया है। जो बोरा रिंग एक पवित्र स्थान है जो आदिवासी मानते हैं, ये कह रहा है वो स्थान भी अब खत्म हो गया है। कोरोबोरी जो है, कोरोबोरी एक डांस है, एक रिचुअल, एक समारोह है जो कि आदिवासियों का होता है। कहती है कि वो भी खत्म हो चुका है, जा चुका है, एंड वी आर गोइंग, और हम भी जा रहे हैं। यानी ये एक टाइप से लेमेंट है अपनी संस्कृति का, अपने लोगों का जो लॉस हो गया है उसके लिए, कि हमारी जो संस्कृति थी, जो हमारा विचार था, जो सब कुछ था, जो आदिवासियों का, वो धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता जा रहा है। यानी पहले जो जंगल का हमारा कल्चर था, वो सारे जंगल खत्म हो रहे हैं, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, जो पक्षी है थे जंगलों में वो खत्म हो रहे हैं, और यहाँ तक कि लोग जो हैं धीरे धीरे वो भी अपना कल्चर जो है वो भूलते जा रहे हैं, वो भी यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ये रही हैं, इन्होंने कैंपेन किया था अबोरिजिनल आदिवासियों के अधिकारों के लिए, उनकी इक्वालिटी के लिए और उनके लैंड जस्टिस के लिए। उसके बाद ये मेन 1967 के अंदर जो रेफरेंडम हुआ, जो कि जो चेंजेस आए कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर, संविधान के अंदर, इनके संविधान के अंदर जो भी चेंजेस आए अबोरिजिनल लोगों के रोल के लिए, क्या उनका कितन ये इनका क्या रोल होना चाहिए, तो जब जो भी उनके अधिकारों से रिलेटेड चेंजेस हुए उनमें इसका कैथ वॉकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उसके बाद ये कहती है, उसके बाद में जो है ये उन्होंने एक कल्चरल एजुकेशन सेंटर भी खोला बच्चों के लिए, और उसके अंदर एबोरिजिनल ट्रेडिशन, आर्ट और वैल्यूज जो है बच्चों को सिखाए जाते थे। अगर इनको ऑनर्स की बात की जाए, जो सम्मान की बात की जाए, तो उनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर दिया गया 1970 के अंदर, लेकिन बाद में जो है इन्होंने इसको वापस लौटा दिया, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो आदिवासी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार कर रही थी, इसलिए इन्होंने इस अवार्ड को वापस दे दिया था। अगर इनके वर्क्स की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क तो इनका है ही वी आर गोइंग, जिस पे यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये एक पोइट्री कलेक्शन है जिसका कि जो कि बहुत बड़े तौर पे जो है ये इसकी बिक्री हुई थी। और इसके अंदर जो है ओरिजिनल आइडेंटिटी और स्ट्रगल की बात की गई है। टोटल इसके अंदर 29 पॉइंट्स है, और मैं इस वर्क के ऊपर एक अलग से सेपरेट शॉर्ट वीडियो या डिटेल वीडियो बना दूंगी, ताकि आपको आइडिया लग जाए कौन कौन सी पोइम है इस वर्क के अंदर, पोइट्री कलेक्शन के अंदर। इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ ओरिजिनल सोर्सेज हैं, और ये फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइम्स था जो कि इन ओदिगो नूनू ने अपने कैथ वॉकर नाम से जो है पब्लिश हुआ था, कैथ वॉकर के नाम से। उसके बाद नेक्स्ट वर्क है द डॉन इज एट हैंड 1966, अनदर मेजर पोइट्री बुक है। ये है होप और रेजिलेंस की बात करती है। माई पीपल 1970, ये भी कलेक्शन ऑफ पोइम्स है, स्टोरीज हैं, इसके अंदर स्पीचेस है, और ये जो आदिवासी की संस्कृति है, सभ्यता है, उसके अंदर दिखाया गया है कि कैसे प्राइड फील करते हैं। ये सारा इस वर्क के अंदर है। स्ट्रेट ब्रोक ड्रीम टाइम 1972, ये चिल्ड्रन बुक है, ये इसके अंदर दिखाया गया है, ट्रेडिशनल स्टोरीज दिखा गई हैं उस इनकी जो कम्युनिटी है उनके बारे में। अगर थीम्स की बात की जाए तो इनका राइटिंग जो है वो फोकस करता है लैंड राइट्स पे, यानी अबोरिजिनल की जो जमीन के राइट्स थे उनके बारे में, डिसपोजिशंस, जस्टिस, आइडेंटिटी और कल्चरल सर्वाइवल के बारे में। ये मेन थीम है इनके वर्क के अंदर। 1974 के अंदर ओदुनोन को जो है एक ब्रिटिश एयरवेज में जब ट्रेवल कर रही थी, तो उनको प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था टेररिस्ट ने, और उसके बाद 3 दिन तक वो टेररिस्ट जो है इस प्लेन को घुमाते रहे। तो उसी टाइम पे इन्होंने जो पोइम लिखी थी, दो दो पोइमें लिखी थी इस सारी एक्टिविटी के ऊपर, जो सॉरी एक्टिविटी नहीं, ये जो भी क्राइसिस हुआ था, जो हाईजैक हुआ था उसके ऊपर। और ये जो पोइम थी कॉमन प्लेस और यूसुफ हाईजैकर, ये 2 पोइम थी। और इन पोइम के अंदर इन उनके जो इमीडिएट थॉट्स थे, जो फीलिंग्स थी, जो इन्होंने ऑब्जर्व किया सारे इवेंट्स को, इन्होंने इस वर्क के अंदर इन 2 पोइमों के अंदर दिखाया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी 2 पोइमें थी जो कि जब इनका हाईजैक हुआ था प्लेन तब इन्होंने लिखी थी। तो ये पोइम थी कॉमन प्लेस एंड द यूसुफ हाईजैकर। अगर इनके स्टाइल की बात की जाए तो इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो सिंपल रहा है, डायरेक्ट रहा है और पावरफुल रहा है, और के जो रीडर्स रहे हैं वो आदिवासी रीडर्स तो रहे हैं, इसके साथ साथ जो
नॉन आदिवासी हैं वो भी इनके रीडर रहे हैं, यानी सबको इनका वर्क पसंद आता है, सिंपल स्टाइल होता है, डायरेक्ट होता है। अगर पॉलिटिकल पोइट्री की बात की जाए तो उन्होंने पोइट्री को एज यूज किया है कि वो इसके थ्रू अपनी बात भी बताना चाहते हैं, कहानी भी बताना चाहते हैं, और उसके साथ साथ प्रोटेस्ट भी दिखाया गया है इनके वर्क में। उसके बाद एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो इनकी स्टोरीज और पोइम्स जो है ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के अंदर पार्ट है, स्कूल के अंदर पढ़ाई जाती हैं। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात की जाए तो ग्लोबल अटेंशन मिली है इनके वर्क्स को, क्योंकि इन्होंने जो अबोरिजिनल इश्यूज हैं उनको उठाया है और बहुत सारे लैंग्वेजेस के अंदर इनके वर्क्स को ट्रांसलेट किया गया है। अगर इनके लेगेसी की बात की जाए तो ये इम्पोर्टेंट हमेशा याद की जाती है, अबोरिजिनल पोइट में, एक्टिविस्ट में और एजुकेटर में ये सबसे अग्रिम में मानी जाती हैं, और ये इनकी वॉइस ने जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया था ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर को और पॉलिटिक्स को। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर्स की प्रिपरेशन करने के लिए, और इनको मैं पार्ट में डाल दूंगी ताकि आपको आसानी रहे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करके के लिए, क्योंकि मैं वही टॉपिक्स उठाती हूँ जो कि यूजीसी नेट लास्ट फ्यू ईयर्स में पूछ रहा है या आगे पूछे जा सकते हैं जिनके बारे में। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।